आप देख रहे हैं आखिरी सौदा CNBC आवाज पर। मैं हूं हर्षदा साहब और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बातें। सेंसेक्स और निफ्टी की तेजी बरकरार है, अभी भी हम कह सकते हैं। अच्छी शुरुआत के बाद ऊपर के लेवल पर टिका हुआ है निफ्टी करीब 50 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन अगर आप मिड कैप पे नजर डालें तो ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली काफी तगड़ी हुई है। शुरुआती मिनटों के दौरान 75 से 80% स्टॉक ऊपर थे। इस वक्त मामला 50-50 का हो चुका है बाजार में। हालांकि अभी IT, ऑटो, पावर कुछ एक सेक्टर हैं जो बाजार की मदद कर रहे हैं। लेकिन कल की तेजी के बाद सरकारी बैंकों में गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसा लगता है कि सरकारी बैंकों को जो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलना था वो एक दिन में पूरा हो गया। इस पर हम खास तौर पर नजर डालेंगे। आगे देखेंगे सरकारी बैंक इंडेक्स जो है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, उसका चार्ट कैसा दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ये आपको बता दें। 9800 निफ्टी में भारी पुट राइटिंग हो रही है और ये मजेदार है क्योंकि देखिए 9700 के ऊपर आप नहीं निकल पा रहे थे और 2 दिन में 9700 गया, 9800 गया और अब इस लेवल पर भी पुट राइटिंग, यानी लोगों को, ट्रेडर्स को इतना कॉन्फिडेंस कि अब तो 10,000 ही आएगा, 9800 तो टूटेगा ही नहीं। ये थोड़ी कमाल की बात दिखती है लेकिन राइटिंग तो हो रही है और 10,000 के कॉल में खरीदारी भी हो रही है। यानी बिल्कुल अब 9800 से 10,000 के बीच निफ्टी चलेगा, ऐसी उम्मीद कम से कम ऑप्शन राइटर्स को तो है। जी हाँ, और आज देखिए जितना एक्शन देखने को मिला है वो निफ्टी की बदौलत ही है। 9800 पर टिका हुआ इंडेक्स, हालांकि 9829 का हाई हमने छुआ है, वहां से करीब हम 10 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन तब भी जोश है बाजार में। सेंसेक्स भी आप देखिए 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, लेकिन मिड कैप्स है जहां पर कुछ असमंजस है। एक बार फिर बिकवाली हावी होती हुई, इनफैक्ट एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन आप देखिए पिछले आधे घंटों में फिर से बिकवाली का दबाव आया है और बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे करके अपने थोड़े जो गेंस थे इसके हाथ में वो भी गंवा रहा है, करीब 9 पॉइंट ही ऊपर इस समय। तो ऐसे बाजार में कहां होगी हमारी नजर, नई ऊंचाई पर सेंसेक्स और निफ्टी, अब यहां से कहां जाएगा बाजार, इस सवाल का जवाब अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। इंडसइंड बैंक ने रिजल्ट सीजन की अच्छी शुरुआत की है, तो अब नतीजों से पहले आप कहां लगाए दांव, इस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल MC के सिद्धार्थ बोथरा से। और रोज की तरह से कुछ ही देर में आपको बताएंगे कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल लेकर आएंगे और 3:15 पर STBT या BTST। लेकिन स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिला। तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो काफी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले है टेक्नोलॉजी। यहां पर देखिए मिड कैप में तो हेक्सावेयर, टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर्स हैं, लेकिन TCS, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में जोरदार तेजी देखने को मिली है। लगभग 2% का उछाल इन काउंटर्स ने इंट्राडे में दिखाया है। ऑटो कंपनियों में भी काफी रफ्तार, टाटा मोटर्स को लेकर काफी बुलिश है कई ब्रोकरेजेस और यहाँ पर हमने देखा है अपसाइड अब 600 की बात होने लग रही है। 460 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। बजाज, M&M, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड ने दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखी अच्छी खरीदारी। इंडेक्स में बड़े मूवर्स देखिए, NTPC, हिंडाल्को, BPCL, कई दिनों बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी लौट की है और ACC सीमेंट कंपनियों में जहां पर तेजी का मुंह बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक है दबाव में और IDFC बैंक पर हम देख रहे हैं एक बार फिर वो सेल साइड की पोजीशंस हावी हैं। सबसे ज्यादा कमजोर इस समय यही काउंटर है, 3.5% नीचे। इसके अलावा आप देखिए PSU बैंकों में OBC, सेंट्रल, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स हैं जहां पर काफी गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप्स में ऊपरी लेवल से इंडेक्स एक बार फिर फिसला है, लेकिन कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। भारत गैस सुबह से तेजी में 15% ऊपर, मोंटे कार्लो, हुडको, प्राइम फोकस पर इनफैक्ट जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, 150 का इन्होंने टारगेट दिया है, वही ट्रिगर है। इसके अलावा कुछ लूजर्स भी हैं आज की ट्रेड में। हाल की लिस्टिंग तेजस नेटवर्क्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बिकवाली हावी हो रही है। मनप्पुरम फाइनेंस और सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट जैसे काउंटर है जहां पर आज कुछ सेल साइड की पोजीशंस। साथ ही यहां पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी हमने देखा है वो बिकवाली का दबाव हावी। इनफैक्ट श्रीराम ग्रुप में श्रीराम EPC और साथ ही साथ श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में भी हमने देखा है वो बिकवाली हावी है। और आइए अब चार्ट पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की और एक थोड़े ब्रेक के बाद आज हम चार्ट पे नजर डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें देखना होगा कि एक काफ़ी डिसाइसिव ब्रेकआउट जिसका हमें इंतज़ार था वो दरअसल निफ्टी पे आ चुका है। अंतिम बार जब हमने निफ्टी का चार्ट देखा था हम कहीं यहाँ पे थे और ये जो आप गुलाबी लकीर देख रहे हैं इसकी तरफ हमने इशारा करते हुए कहा था कि हम बेयर जोन से बुल जोन में आ रहे हैं। ये जो है दरअसल बॉलिंगर का मिड पॉइंट है और उसके नीचे
बेयर जोन, उसके ऊपर बुल जोन आमतौर पे होता है। और देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बुल जोन में हम आए हैं और हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। 9700 पहली रुकावट और 9800 के आसपास इस सीरीज के लिए हमारे एक इवेंचुअल टारगेट्स दिखाई दे रहे थे हमें। लेकिन जिस तरह से तेजी पकड़ी है बाजार ने वो बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि 9800 पे हम रुके नहीं हैं, 9800 के ऊपर निकले हैं, अब तक टिके हुए हैं पूरे दिन। और जिस तरह से 9800 पे राइटिंग हो रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। अगर हम उसी रफ्तार से चल रहे हैं जैसे हम पिछली कुछ सीरीज में चले थे, तो जिस तरह से पिछली सीरीज की शुरुआत में ऊपर के टारगेट 9600 और 9700 शुरुआत में आने के बाद फिर वो लेवल पार नहीं हुए थे, अगर हम उसी जोन में, उसी अंदाज में, उसी मोमेंटम पे होते तो 9800 के ऊपर निकलना मुश्किल था। हालांकि एक दिन का समय कम से कम हमें देना चाहिए, कल तक हम देखेंगे और तब हम ये कहेंगे कि ओके 9800 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट आ चुका है। लेकिन आज पुट राइटर्स थोड़े संकेत तो दे रहे हैं, तो 9800 फिलहाल वो लेवल है जिस पे आप नजर रखेंगे। अगर 9800 के ऊपर टिका रहता है तो इसका मतलब है कि अब हम एक थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने वाले हैं और एक डायरेक्शनल ट्रेड बनने वाला है। जो निफ्टी बोरिंग ट्रेड हो गया था, निफ्टी पे ट्रेड करके मजा नहीं आ रहा था, वो फाइनली अब देखिए निफ्टी में मूव आया है इस सीरीज के दौरान और हमने एक अच्छी मूवमेंट देखी है। तो 9800 का लेवल अगर टिका रहे, इसके ऊपर निफ्टी बना रहता है, तो और शॉर्ट स्क्वीज थोड़ा देखने को आपको मिलेगा निफ्टी में भी और शायद स्टॉक्स में भी। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बन गया है, आप बुल जोन में आ चुके हैं, तो अब बहुत ही आराम से, अगर आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रिस्क लेने का ना भी हो, तो आप 9600 के कॉल पे तो जरूर राइटिंग कर सकते हैं, पुट पे माफ कीजिएगा। तो आप यहां पर फिलहाल नीचे की तरफ पुट बेचकर एक सेफ ट्रेड लेने की सोच सकते हैं 9600 के आसपास, क्योंकि मार्केट ने बॉटम तो बनाया है और यहां से चाल अब ऊपर की तरफ है। थोड़ा साइडवेज थोड़ी देर के लिए निफ्टी अटक सकता है, हालांकि ये देखना होगा और उसके लिए हम थोड़ा समय 1-2 दिन का निफ्टी को देंगे 9800 के लेवल पर नजर रखते हुए। तो ये बात हुई निफ्टी की। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जिस चार्ट पे सभी की नजर है वो है पीएसयू बैंकिंग। और आप देखिए कल जो जबरदस्त तेजी आई थी इसके बाद आज ये अटका है, इसलिए इस चार्ट को करीब से देखना चाहिए हमें। एक तो आप देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, तो ये मजबूत चार्ट नहीं है, लेकिन इसने एक काफी जबरदस्त उछाल दिखाई और यहाँ पर भी आप देखिए कि ये बुल जोन में आ गया है बेयर जोन से निकलकर, तो ये भी आपको एक मजबूती के संकेत कहीं ना कहीं दिखा रहा है। लेकिन ये जो आज अटका है ये बिल्कुल अपने स्विंग हाइस के आसपास अटका है और यहाँ पर जो हमने हाल की गिरावट देखी थी, अगर आप देखें तो उसके अपर एंड पे, जो कि टेक्निकली काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक ये जो इंडेक्स है इसके लिए ये लेवल्स काफी अहम है, जहां पर हम इस वक्त इसको अटकते हुए देख रहे हैं। 3520 से 3530 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बनता था और आज का हाई अगर आप देखते हैं तो वो है 3515, यानी बिल्कुल उसी जोन में आके अटका है। तो अगर हम इसके ऊपर निकलते हुए देखें और यहां पर टिकता हुआ नजर आए तब तो ठीक है, वरना फिर ये जो बाउंस है ये शायद शॉर्ट कवरिंग से बना हुआ एक बाउंस कहलाएगा। 3400 के नीचे अगर ये फिसल जाता है तो सरकारी बैंकों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल की रेंज इस इंडेक्स की, अगर आप कोई भी पीएसयू बैंक ट्रेड कर रहे हैं तो इस पर नजर रखिए और 3400 से लेकर 3530 की रेंज है, इसके ऊपर या नीचे जाने पर नई चाल बनती हुई नजर आएगी। इस तरीके से आप पीएसयू बैंक पे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल ब्रॉड मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है ये देखते हैं। हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर काफी पॉजिटिव है हालांकि, लेकिन आप देखिए कल का आंकड़ा और आज सुबह भी जब शुरुआत हुई तो हम कल के वो 69 के लेवल के आसपास ही थे, 65-66 के लेवल तो आसानी से आपको शुरुआती मिनटों में नजर आ रहे थे, लेकिन वहां से लगातार ये स्विंग नीचे की तरफ आया है क्योंकि मार्केट ब्रेथ कमजोर हुई है। बावजूद इसके एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव 58 का अंक जो ये बता रहा है कि मार्केट में पैसे आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट तेजी की तरफ है। हर्षिता, इनफैक्ट प्रदीप, अब इस तरह के मूव में देख लेते हैं अब क्या पोजीशन लेनी चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट की। और हमारे साथ गौरव बिस्सा बने हुए हैं। गौरव, देखिए 2 स्टॉक्स है जो पिट रहे हैं, उस डील की चर्चा शुरू हो गई है, जो सो कॉल्ड मैरिज की बात हम कर रहे थे आईडीएफसी और श्रीराम ग्रुप के बीच। और आईडीएफसी बैंक कल भी पिटा था, आज फिर 4% की गिरावट है वायदे में, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी हमने देखा है करीब करीब 4% का डिक्लाइन है। हालांकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हम देख रहे हैं 10% का ओपन इंटरेस्ट चेंज है, वैसा कुछ एक्शन आईडीएफसी बैंक में मुझे नहीं दिख रहा है। आपकी क्या सलाह होगी, क्या ट्रेड लिया जाए इन दोनों काउंटर्स में?
ये IDFC बैंक अभी रजिस्ट्रेशन के नीचे ही है, तो कोई भी अगर उछाल आती है यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा गिर चुका है। तो आप थोड़ी उछाल अगर मिलती है तो आप बेच सकते हैं। जो आज का डे हाई है वो आप स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में आपको एक ये स्टॉक 59-60 के करीब देखने मिल सकता है। मैं बहुत भारी इसमें गिरावट फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि नीचे लेवल्स पे काफ़ी अच्छी इसमें बाइंग इमर्ज हुई थी। तो मेरे हिसाब से 59-60 शुड बी गुड लेवल, जहाँ पे आप अपने पोजिशंस कवर सकते हैं। थोड़ा उछाल आती है तो आप शॉर्ट कीजिए। और रही बात श्रीराम ट्रांसपोर्ट की, तो मैं इस पर थोड़ा काउंटर कॉल लेना चाहूँगा। इसमें अगर आप देखेंगे डील के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये सीरीज के स्टार्टिंग में 1000 का जो काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल था वो पार किया था। कंसिस्टेंटली इसमें लॉन्ग पोजिशंस बने थे। जो डील की बातें चल रही थी वो 1045, 1050 के ऊपर जो स्टॉक आया तब हो रही थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि थोड़े पोजिशंस यहाँ पे निचले स्थानों पर भी बनी थी। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 1000 का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कह सकते हैं। तो वही आप स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में आपको यहाँ से 3000-4000% की उछाल आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एक कॉन्ट्रा कॉल लिया जाए, यानी कि इन लेवल्स पर आप बिकवाली नहीं बल्कि खरीदारी करेंगे, ये गौरव की राय है। और टारगेट उन्होंने कहा है कि 1060 का भी आ सकता है। ये फिलहाल राय उनकी ओर से आती हुई। कुछ और काउंटर्स हैं आज के ट्रेड में जहां पर थोड़ा एक्शन बढ़ रहा है। इनफैक्ट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कई दिनों बाद रेडार पर आया है ये गौरव, और यहाँ पर देखिए बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। इधर क्या सलाह होगी? ये स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक ने कुछ 7-8 दिन पहले एक 15-20% की ओवाई के साथ में गिरावट दिखाई थी। 198 के नीचे चला गया था स्टॉक। उसके 1 या 2 दिन के बाद में एक अच्छी खासी रैली दिखी थी 207-208 के, तभी भी एक अच्छा खासा ओवाई बिल्डअप हुआ था। तो फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काफ़ी ब्लेंड है इसमें। और 198 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 213-214 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये इसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। 214 के ऊपर बाय कीजिए। 198 के लेकर नीचे आता है तो आप सेल कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में आपको 3 से 5% का रिटर्न एक दिन में देखने मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक स्टॉक देखिए NIIT टेक, हालांकि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक शायद ये FNO में नहीं है, लेकिन आज जिस तरह का बिल्डअप हुआ है वो थोड़ा चौंकाने वाला है और अच्छी तेज़ी भी है 4.5-5% के आसपास। गौरव क्या लगता है? ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अरसे के बाद में स्टॉक 585-590 को सस्टेन कर रहे हैं। पहले भी इसमें अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने थी और यही लेवल से रिवर्सल्स आ रहे थे। तो यहाँ पे आप फिलहाल 1% या 1.5% की स्टॉप लॉस में बाय कर सकते हैं। 615 से 620 के लेवल आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आते हुए और वक्त है चले यहाँ पे इजाज़त लेने का। कुछ और स्टॉक्स पे आगे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और एनालिस्ट जुड़ने वाले हैं एक ब्रेक के बाद गौरव, लेकिन इजाज़त लें इसके पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जो भी आज स्टॉक से स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है उसमें कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि मैंने क्लाइंट्स को इन पर राय दी हो या इन पर ट्रेड कर रहे हो। शुक्रिया गौरव। लेंगे एक ब्रेक। आगे हमारे साथ होंगे 2 नए जानकार। इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली बताएंगे फंडामेंटल नजरिए और साथ ही साथ एक टेक चेक लेंगे रजत बोस से ब्रेक के बाद। हमारे साथ अब इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली और रजत के बोस.com के रजत बोस जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। रजत, जैसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे 9800 के आसपास आके बाजार अटकेगा, ऐसा ही अंदाज था। और आप देखिए 9450 से 9800 तक बड़ी तेज़ रफ्तार से हम पहुँचे हैं, लेकिन इसके ऊपर टिके हुए हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जिस तरह से पुट राइटिंग हुई है 9800 पे, तो क्या आप ये माने कि बाकी के सीरीज में ये लेवल होल्ड करके चलेंगे? देखिए प्रदीप, पिछले हफ्ता में जब 9710 क्रॉस करने वाले थे इंडेक्स, उस टाइम से मैंने कहा था कि 9710, 96, 98 टू लेके 9710 ये रेंज को पार करने से फिर इंडेक्स 9835 जो मेरे वो टेक्निकल टारगेट था उसी के आसपास चलेगा। आज के दिन 9830 का हाई ऑलरेडी बना चुका है। उसमें ये खुशी की बात है कि 9830 पहुंचा है और भी आगे जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मुझको थोड़ा सा आशंका दे रहा है, वो है कि ये जो पुट कॉल रेशियो का आप बात कर रहे हैं ना, 1.4
पिछले दिनों में मतलब पिछले सालों में आप अगर आप देखेंगे जब भी ये 1.35 से 1.43 ये रेंज के बीच में आया था, ये 5 साल पहले शायद आया था 2012 में, उसके बाद में अच्छी करेक्शन है कि ये तो टिकता नहीं है। इट इज हाईली ओवरबॉट। तो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ से एक बार करेक्शन हो सकता है। और एक चीज़ देखिएगा, उस टाइम में भी जैसा मेरे को अगर याद ठीक है तो उस टाइम में भी मैंने देखा था, ऐसा होता है कि कोई काउंटर में एक दिन में 40-50% ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता है। जैसा आप NIIT टेक देख लीजिए, 7 लाख ओपन इंटरेस्ट था, आज के दिन 3,57,000 जोड़ के 51,000 ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो चुका है। तो दीज आर साइंस ऑफ वरी, अदरवाइज मार्केट तो ठीक ही है। बुल्स है क्या? आपको लगता है कि देर से तेज़ी में आने वाले खिलाड़ी हैं और जो शायद बहुत पेशेवर नहीं हैं, वरना इतनी तेज़ी के बाद आप 9800 पे इतनी पुट राइटिंग करेंगे, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। आप क्या राय देंगे अगर किसी को पुट राइट करना ही हो, कौन सा लेवल है? प्रदीप, ये क्वेश्चन मेरे लिए है जी। देखिए, मैं इस लेवल पे पुट राइटिंग जो कर रहा है उसके लिए हम उससे ज़्यादा बेहतर ये बोलते हैं कि अगर आपको पुट राइट कर रहा है मतलब आप बुल है, तो इससे बेहतर है कि आप 10,000 का कॉल ही खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें प्रीमियम ज़्यादा नहीं देना पड़ा तो भी ठीक तब चलेगा। लेकिन पुट राइट करने से कोई कारण से वॉलेटिलिटी आया और 100-150 पॉइंट निकल गया तो ये पुट राइटर्स के प्रेशर में इंडेक्स और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। 1.4 पुट कॉल रेशियो में हम पुट राइट करने का फ्रेश सलाह नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये मुझको मतलब उतना हजम नहीं हो रहा है। सच बता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अ बुल, आई एम एक्चुअली गिवन सो मेनी बाय रिकमेंडेशंस दीज डेज, बट इस लेवल पे पुट राइट करना मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर ले लेंगे और रिस्क के लिए नहीं सोचेंगे, वो नहीं हो सकता। इस बीच साउथ इंडियन बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा 101 करोड़ पर आया जरूर है 95 करोड़ की तुलना में, लेकिन एनपीए की स्थिति बिगड़ रही है। ग्रॉस एनपीए जो पिछली बारी करीब 1150 करोड़ के आसपास था, ये बढ़ा है और ये 1696 करोड़ पर आया, यानी कि करीब करीब ग्रॉस एनपीए में 3.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। और नेट एनपीए भी 2.54% पर इनफैक्ट आता हुआ, इसमें भी हमने देखा है कुछ वृद्धि आती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट हालात हाउएवर करीब 6% बढ़ा है 95 करोड़ से जो 101 करोड़ का आंकड़ा आया है। स्टॉक ऊपरी लेवल्स पर ऊपर दबाव में करीब 1.5% की गिरावट, इस समय अब 2% नीचे आ गया है। कोहली साहब, क्या स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं? गुड आफ्टरनून हर्षदा। नहीं, इसको हम ट्रैक नहीं करते हैं। खाली मैं फिर आपसे ये ऐसे पूछूंगी, ये जो अभी भी थोड़ी सी एसेट क्वालिटी की चिंता दिख रही है। साउथ इंडियन बैंक लार्जली छोटा बैंक है, लेकिन अगर आप पहले देखें इंडसइंड बैंक में भी हल्का सा इजाफा देखने को मिला था उनके ग्रॉस एनपीएस में भी। क्या ये स्थिति बाकी बैंक्स में भी जारी रहेगी और इस समय फिर आप बैंक्स पर क्या रवैया अपनाना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक एसेट क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट का सवाल है, हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट होगा। इंडसइंड बैंक का जो आपने जिक्र किया, उसमें एक थोड़ा सा समझने की बात यह है कि रीस्ट्रक्चर्ड एसेट में से निकल के कुछ 2 अकाउंट वो एनपीए हो गए हैं। तो अगर हम ओवरऑल पाई देखें, मतलब बेसिकली देखना चाहिए स्ट्रेस्ड एसेट टोटल, विच मीन्स ग्रॉस एनपीए और रीस्ट्रक्चर्ड एसेट दोनों को मिला के देखना चाहिए। तो वहाँ पे एक जगह से वो नंबर निकला और दूसरी जगह बढ़ गया, वो तो इंडसइंड बैंक के लिए हुआ। बट ओवरऑल कोई खास ऐसा इम्प्रूवमेंट हमें लगता नहीं है, क्योंकि पिछले इस क्वार्टर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जहाँ पर हम ये कह सकें कि कोई मेजर इम्प्रूवमेंट किसी भी बैंक को मिलेगा। तो हमारा जो व्यू है वो हमेशा से वही बना हुआ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम अवॉइड करेंगे एक्सेप्ट एसबीआई, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी बड़ा रेजोल्यूशन या फिर रिकग्निशन ऑफ लो एनपीएस ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं है।
स्थिति अभी भी काफ़ी ख़राब है। स्टॉक्स ऑलरेडी चल गए बिकॉज बहुत सारी ये होप्स हो गई कि यहाँ पे रेजोल्यूशन हो जाएगा, ये जो 12 अकाउंट आए इनकी वजह से बहुत कुछ हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे हमारा कंफर्ट लेवल नहीं है और क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए टॉप लाइन भी नहीं बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी भी आपकी ख़राब हो रही है, तो आपका बॉटम लाइन भी ख़राब हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ज़्यादातर स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है, लेकिन कुछ बैंक जैसे जो स्पेशली रिटेल फेसिंग है, अगर HDFC बैंक है तो वो तो अच्छा करता ही रहेगा, या फिर हमारा जो प्रेफर्ड चॉइस है इस समय वो ICICI बैंक है। वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स हैं लोन की वो काफ़ी जो पुराने प्रॉब्लमेटिक बोरोवर्स हैं उनकी कुछ इशू सॉल्व हुए हैं, तो वो थोड़ा बेनिफिट दिखेगा और वहाँ पर अभी मूवमेंट आना बाकी है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुआ है स्टॉक, नीचे से थोड़ा चला है बट बहुत अभी भी बाकी है, तो आई थिंक ICICI बैंक को हम प्रेफर कर सकते हैं प्राइवेट बैंक में। अदरवाइज़ आपको अगर फाइनेंशियल स्पेस में रहना है तो हमारा प्रेफरेंस NBFCs पे है, इंश्योरेंस कंपनीज पे है, बैंक्स को लास्ट प्रेफरेंस है। ओके तो आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं जिन पर आप नज़र डाल सकते हैं। तो आपने कहा इंश्योरेंस कंपनीज आपको पसंद है, इंश्योरेंस में क्या ICICI प्रू तो बहुत ज़बरदस्त भाग गया। एक्चुअली हमारा व्यू थोड़ा अलग है मार्केट से। ICICI प्रू इस समय सब लोग देख रहे हैं बिकॉज इंश्योरेंस में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, मैक्स फाइनेंशियल और ICICI प्रू। मैक्स फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैक्स फाइनेंशियल बाय द वे हम लोग 140 रुपीज़ कंबाइंड एंटिटी से करते चले आ रहे हैं, तो हमारा व्यू उसमें कई सालों से पॉजिटिव चलता आ रहा है। अब ये जो आपको इस समय मैक्स फाइनेंशियल दिख रहा है वो एक इंश्योरेंस कंपनी दिख रहा है, तो हमारा ये मानना है कि क्योंकि ये HDFC के साथ जब भी मर्जर होगा ये इश्यूज होने की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया है और हो सकता है कि और थोड़ा नीचे आ जाए, अगर थोड़ा डिले होगा या फिर उसकी जो डील के कंटूर्स हैं वो चेंज होंगे, तो उस समय आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें रीजनेबल प्राइस पे एंटर करने की। तो क्योंकि जो ये मर्ज एंटिटी होगी वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंटिटी इन द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी होगी। फिलहाल की डेट में ICICI इंश्योरेंस अच्छा है बिकॉज वो लीडर्स हैं, बट HDFC और मैक्स को कंबाइन कर देंगे तो फिर ये बड़े हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट देखने की होती है वो होती है कंसिस्टेंसी रेशो, मतलब आपके साथ जो क्लाइंट है वो इसने इंश्योरेंस लिया है तो वो कितने साल तक आपके साथ रहा। नया क्लाइंट पे कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो पुराना क्लाइंट अगर आपके साथ रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो कंसिस्टेंसी रेशो में HDFC बहुत ऊपर है, 5 साल का कंसिस्टेंसी रेशो, 3 साल का कंसिस्टेंसी रेशो वहाँ पे वो ऊपर है। इसी तरीके से मैक्स का रेशोज भी अच्छे हैं, तो आई थिंक अगर जितने भी नेगेटिव न्यूज़ में स्टॉक मैक्स फाइनेंशियल नीचे मिले तो दैट इज़ अ गुड एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर हमें उसको खरीदना चाहिए। ICICI पे व्यू पॉजिटिव है बट वो ऑलरेडी चल गया है बिकॉज सब लोग इधर से रोटेट कर गए, तो इंस्टीट्यूशंस तो अगर कहीं किसी स्टॉक में प्रॉब्लम है तो वहाँ से निकल के जहाँ थोड़ा अच्छा रहता है वहाँ एकदम से चेंज कर जाते हैं। तो इस समय एज एन इन्वेस्टर हम लोगों को देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी रिलेटिवली मैक्स फाइनेंशियल में बेटर होगी। जब SBI लाइफ भी लिस्ट होगा तो फिर ऑफ कोर्स ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन उस पर कोई इंसाइट है? ऑफ कोर्स यहाँ पर SBI को इवेंचुअली थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग का भी फायदा मिलेगा, तो क्या वो इशू आने तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए किसी तरह का प्ले है या फिर नहीं? जब इशू आए तभी आवेदन दें, तभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर नई एंटिटी के बारे में सोचे जो लिस्ट होगी। जी हाँ, देखिए SBI लाइफ का वैल्यूएशन जैसा अभी बात कर रहे हैं, IPO में लाने की बातें हो रही हैं या ग्रेप वाइन चल रही है कि वो वैल्यूएशन बढ़ रही है, जो जिस प्राइस पे पहले PE फंड ने डाला था उससे बढ़ सकती है। तो बट वो अभी फ़िलहाल की डेट में इट इज ऑल स्पेकुलेशन, जब वो IPO आएगा उस समय अपन कॉल लेंगे कि उसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अप्लाई करना ही चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली फिर भी 3 ही कंपनियाँ मिली आपको इंश्योरेंस में, और इंश्योरेंस एक इतना अंडर पेनिट्रेटेड एरिया है जहाँ पर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। तो और SBI लाइफ भी वेल मैनेज कंपनी है, तो वहाँ पर भी हमें उस समय उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से कॉल लेंगे। जो उसका इम्पैक्ट SBI पे आएगा वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं आएगा बिकॉज उसका जो कंट्रीब्यूशन इन द SOTP वैल्यू ऑफ SBI है वो बहुत कम है। मेरे ख्याल से हमारे वैल्यूएशन में कुछ 10 या 12 रुपये ही उसका कंट्रीब्यूशन है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसलिए ये सोच के SBI ले लें कि SBI लाइफ का वैल्यू अनलॉकिंग होकर उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बट जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ऑब्वियसली। ओके
बैंक पे काफ़ी बात हो गई है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात तो करनी ही पड़ेगी। कोहली साहब, क्या लगता है 4% ऊपर लिस्टिंग के बाद फॉलोअप बाइंग दिख रही है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखें तो, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए। इनफैक्ट हम लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और ये जो स्मॉल फाइनेंस, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट स्टॉक्स जिनको हम कह सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग देयर पेनिट्रेशन, तो वहाँ पर वैल्यूएशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गई है। और बीइंग ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मेरी राय ये होती है कि आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना चाहिए, भले ही कितना भी सब कुछ आपके फेवर में जा रहा हो। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अप साइड में अपॉर्चुनिटी मिस होती दिखेगी, बट फिर भी कम से कम जो पैसा आपने कमाया वो आपके घर में रहेगा। आप देखिए कि आज की डेट में एयू फाइनेंस आपको एचडीएफसी बैंक या फिर बड़े बैंकों से भी महंगा मिल रहा है। तो अभी वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रोथ तो आएगी बिकॉज आप छोटे हो, बट अब छोटे होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, इसी तरीके से बड़े होने के फ़ायदे नुकसान हैं। तो वैल्यूएशन का भी आपको ध्यान रखना है। आरओए आने में समय लगेगा। प्लस आज की डेट में जो ग्रोथ हमें माइक्रो फाइनेंस में, स्मॉल व्हीकल लैंडिंग में दिख रही है, वो मोमेंटम कितने दिन तक बना रहेगा, और आप उसको 5 टाइम्स या बुक वैल्यू दे रहे हो, मतलब आप कई सालों तक का ग्रोथ उसमें ऑलरेडी कैप्चर कर रहे हो। तो इवन इफ वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, स्टॉक को आगे चलने के लिए क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट ट्रिगर। सो यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ टुडे ओनली। तो मेरे ख्याल से इस समय आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जिनको आईपीओ में मिला है उनको भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और नया लेने की तो बिल्कुल सलाह नहीं होगी। नई खरीदारी ना करें। अगर चाहें तो आप हल्की मुनाफा वसूली के बारे में सोच सकते हैं। इस बीच बाजार ऊपरी लेवल से फिसल रहा है, खासकर मिड कैप इंडेक्स 136 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। उन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, लेकिन देखिए बिग बॉयज में भी जो 9820 के आसपास हम कार्यक्रम की शुरुआत में थे, 9790 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी में, और यहां पर सबसे ज्यादा मार टेलीकॉम कंपनियों पर पड़ रही है। भारतीय एयरटेल में एक तगड़ा स्लाइड देखने को मिला है, 1.5% इसने गंवाए हैं पिछले कुछ मिनटों में। आइडिया पर दबाव आता हुआ, रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी मेरे ख्याल में प्रेशर ही होगा। आइडिया देखिए आपके सामने करीब 3% टूट गया है, और आरकॉम अब फिसलने लगा है। इसके अलावा वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा ये दूसरे लूजर्स हैं, या फिर यहाँ पर अब बिकवाली शुरू हो रही है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। कैसे ट्रेड करना चाहिए इन टेलीकॉम काउंटर्स को, और साथ ही आज निफ्टी के लिए बंद होते क्या हम 9800 पर टिक पाएंगे या नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो निफ्टी कॉल्स भी लेकर आएंगे, बीटीएसटी पर भी बात होगी, और साथ ही रिजल्ट सीजन से क्या उम्मीद हो। इंडसइंड बैंक के नंबर्स हमने देख लिए, लेकिन लिस्ट लंबी है, अब तो शुरुआत ही हो रही है रिजल्ट सीजन की। इस पर भी हम राय लेंगे। आज हमारे साथ एक नए जानकार जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे, सिद्धार्थ बोत्रा जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिजल्ट्स से पहले। बने रहिए। और अब 3 बज चुके हैं, यानी वक्त है जानने का निफ्टी पर इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। लेकिन निफ्टी की स्ट्रैटेजी लेने से पहले आपको दिखाएं यूरोप, जहाँ फुत्सी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी से कोई खास संकेत आज आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अमेरिका से क्या उम्मीद है, हालांकि इन दिनों हम देखते हैं कि डाउ फ्यूचर्स कोई संकेत नहीं देते, और बिल्कुल वही हाल है। देखिए, डाउ फ्यूचर्स तो देखना अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे बाजार बंद होने के बाद वहाँ पर एक्शन शुरू होता है, और दरअसल डाउ में क्या होगा ये फ्यूचर्स देखकर आप बता नहीं सकते। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। नीरव अखाड़िया निफ्टी पर बाई कॉल दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 9765, टारगेट 9860, और 2 से 3 दिनों में ये टारगेट अचीव होने की है उम्मीद। पुष्पेश चौहान है हमारे अगले जानकार, उनकी भी राय आपकी स्क्रीन पर आएगी। और यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं खरीदारी होनी चाहिए, 9880 का टारगेट इन्होंने दिया है, ये अचीव होगा अगले 1 से 3 दिनों में, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगाएंगे 9765 पर। ये फिलहाल है विश्वेश की भी राय। अब रजत से जानते हैं। रजत बताइए, 2 लोग तो कह रहे हैं तेजी कर लेनी चाहिए और ऊपरी लेवल से बाजार फिसलने लगा है, ऐसे में आपकी सलाह क्या है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरा जो 9835 का टारगेट था उसी के आसपास जाने के बाद में निफ्टी में ठकान आया, और अभी तो गिरावट चालू हो गया।
मैंने जब दिया था उस टाइम में निफ्टी फ्यूचर्स 9,811 था और अभी तो 30 पॉइंट गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर लीजिए, जो 9,820 के आसपास कर लीजिए और टारगेट रखिए 9,750 से लेके 9,730 तक, और इसमें सेल ही करना चाहिए क्योंकि हमको लगता है एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाएगा निफ्टी। कल अगर ऊपर चला जाए तो अलग बात है, लेकिन इस हालत में मुझको ये नीचे जाते हुए दिखता है। 9750 और 9730 एक बार फिर टेस्ट कर सकता है, फिसल सकता है निफ्टी, ये रजत का मानना है। वागले साहब, आपका क्या कहना है, क्या ट्रेड लेंगे निफ्टी पर? क्वालिटी नहीं है क्योंकि हम ऊपर में टिक नहीं पा रहे, नीचे में 9700 बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो मैं समझता हूं 97 अपसाइड, 9850 ऑन द अपसाइड, 150 पॉइंट के रेंज में ऑसिलेट होगा। अभी भी मैं वैसे बुलिश हूं, बट जिस तरह से सेल ऑफ आया है मैं अभी बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं वेट करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल वेट कीजिए। 9800 के लेवल काफ़ी अहम, जैसे कि रजत भी कह रहे थे और हमने भी शुरुआत में बात की थी कि यहाँ पर आपको 1-2 दिन का वक्त देना चाहिए कि क्या वाकई में यहाँ से कोई ब्रेकआउट आ रहा है और 9,800 के ऊपर बाजार टिक रहा है, तभी आप कहेंगे कि यहाँ और आगे तेज़ी का रास्ता खुला है। पर आज तो देखिए यहाँ पर सेलिंग हुई है और बैंक निफ्टी करीब 70-75 पॉइंट नीचे आ गया है। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें वो 150 पॉइंट नीचे आ गया है। मार्केट ब्रेथ पे नजर डालिए, बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स के बीच का जो समीकरण है, सुबह शुरुआती घंटे के दौरान 4 में से 3 स्टॉक ऊपर थे, धीरे धीरे ये इक्वेशन बदला और अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे गिरने वाले स्टॉक्स की तादाद बढ़ती जा रही है और अब हम करीब करीब कह सकते हैं कि 3 में से 2 स्टॉक नीचे हैं, उस लेवल की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो गिरावट जोर पकड़ रही है बाजार में, मुनाफा वसूली कह सकते हैं, मुनाफा वसूली का जोर फिलहाल बढ़ता हुआ। हमारा फेयर एंड ग्रेड मीटर एक बार फिर से देखिए, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, हमने देखा था करीब 58-59 का आंकड़ा था जब मुश्किल से आधे घंटे पहले शुरुआत में सुबह हम 65 के आसपास भी थे, लेकिन वो स्विंग अब किस हद तक बदला है, देखिए 53 पे आ गया, तो 58 वाला 53 हो गया है आधे घंटे के अंदर। और ये साफ तौर पे हमारा जो मीटर है आपको बताता है कि रुपया बाजार में आ रहा है या निकल रहा है। तो पिछले आधे घंटे में कह सकते हैं कि रुपया आना बंद हुआ और निकलना शुरू हुआ, ये हमारा मीटर बता रहा है। और प्रदीप, यहाँ पर प्रेशर देखिए बैंक की ओर से बढ़ता हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी अब लगभग 80 पॉइंट गवा चुका है, तो यहाँ पर क्लियरली वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और सुबह से हम देख रहे हैं मिड कैप्स भी ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर भी अब 150 पॉइंट का नुकसान देखा जा रहा है। बैंक्स में आप देखिए क्या क्या टूट रहा है। पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स सुबह से ही कमजोर था, तो ये कुछ काउंटर्स हैं। लेकिन पहले हम बात कर रहे थे कि टेलीकॉम कंपनियों की धुलाई हो रही है। आइडिया 6% टूटा है दिन के हाई से, भारतीय इंफ्राटेक, एयरटेल में भी काफी गिरावट बनती हुई। रजत बताइए चार्ट्स पर अब क्या किया जाए इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, जहाँ तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, ये पिछले 2 दिन में 410 और आज के दिन 408 रुपया 90 पैसा का हाई बनाया था, उसके बाद में नीचे अभी 395 तक पहुँच चुका है। मुझको लगता है कि एक बार अगर आपके पास आपको इस पोजीशन में कोई पोजीशन आपने लिया है, उसमें नफ़ा हो रहा है तो नफ़ा खा लेना चाहिए, और या तो आपने आज के दिन लिया है तो ये 400 के नीचे बंद करता है तो एक बार उस पोजीशन में थोड़ा सा घटा बुक करके भी निकल जाना चाहिए। आरकॉम देख लीजिए, आरकॉम में भी वही चीज़ दिखा रहा है, एक ट्विज़र स्टॉप 24.95 और 25, ये 2 दिन का दोनों हाई है। ये एक प्रोट्रैक्टेड अप ट्रेंड के बाद में बना है और नीचे जा रहा है। ये गैप फिलअप करने की पूरा चेष्टा किया था, अभी नहीं हो पा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसमें भी मैं बोलूँगा कि आप निकल जाइए। जहाँ तक आइडिया का सवाल है, वो भी सिमिलर सिचुएशंस बता रहा है। आइडिया उतना उछाल तो दिखा नहीं पाया था, बट फिलहाल कोई कारण से 82 रुपया 50 पैसा के नीचे जाए तो ये वीक हो जाएगा। जब तक 82 रुपया 50 पैसा नहीं तोड़ता है तब तक आप उसमें बने रह सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आप देख सकते हैं जबरदस्त गिरावट ऊपरी स्तरों से आती हुई इन टेलीकॉम शेयरों में इस वक्त आपको नजर आएगी। इसके अलावा बैंकों में भी गिरावट ने जोर पकड़ा है, और अगर आप ये देखें कि खासतौर पर पिछले घंटे के दौरान अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने गिरते हुए देखा है बैंकिंग स्टॉक्स को। इसके अलावा अब देख सकते हैं काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं, जैसे गुजरात पीपावाव, सोना कोयो, ENIL, श्रीराम, सिटी यूनियन, रैली गेयर, इन सभी में हमने पिछले कुछ मिनटों के दौरान, आधे घंटे पौने घंटे के दौरान एक नुकसान बढ़ते हुए देखा है। तो मिड कैप पे जो दबाव बढ़ रहा है उसका ये आपको स्पष्ट संकेत इन तमाम
मिड कैप से ज़रूर मिलेगा। मिड कैप इंडेक्स करीब 150 पॉइंट नीचे और निफ्टी बैंक करीबन 65 से 70 पॉइंट नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अब हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर सिद्धार्थ बोथरा हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। आपसे हम जो बात कर रहे थे अभी बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, उसी पे पहले आपकी राय लेना चाहेंगे कि ऐसा लगा कि जो सेबी का सर्कुलर था उसकी वजह से काफ़ी शॉर्ट्स को मजबूरी में पोजीशन काटनी पड़ी सरकारी बैंकों में, और उसकी वजह से हमने कल उछाल देखा, पर ऊपर के स्तरों पर तगड़ी मुनाफा वसूली भी हो रही है। यानी शायद फंडामेंटली ये लेवल जस्टिफाई नहीं होते इन स्टॉक्स के लिए, ऐसा लगता है आपको भी? नहीं, मुझे वैसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज जो लार्जर वंस हैं, दे स्टिल लुक अट्रैक्टिव। आई थिंक उनके रिजल्ट्स एंड ऑल आल्सो शुड बी गुड। सो एज अ एंटायर बास्केट आप बता नहीं सकता, बट विद इन दैट आई थिंक द की कंपनीज, वेदर इट बी HDFC बैंक, वेदर इट बी कोटक, similarly some of the other private companies, I think they continue to look attractive. कंसिडरिंग आपने रिजल्ट्स मेंशन किया है, आप लार्जली इस पर्टिकुलर Q1 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ये एक एवरेज सीजन रहेगा या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? क्योंकि आप देखिए टेक्नोलॉजी में ज्यादातर लोग मान रहे हैं फैक्टर्ड इन है, ज्यादा कुछ हरकत देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स ही इफ एट ऑल कुछ ग्रोथ आए। प्राइसिंग प्रेशर्स फार्मा में रहेंगे। कोई सेक्टर जहां पर थोड़ी सी चमक देखने को मिल सकती है, बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकती है? सिद्धार्थ, इस क्वार्टर में आई थिंक सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो आपका डी स्टॉकिंग बिकॉज ऑफ GST, तो मेनी सेक्टर्स विल बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। तो जो सेक्टर्स हैं विच आर इधर B2B और से मे बी ऑन द फाइनेंशियल साइड, दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जिसमें इम्पैक्ट शायद नहीं आना चाहिए। तो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप देखो तो नॉट बिकॉज ऑफ GST, बट आई थिंक अगर अपने अर्निंग्स ग्रोथ का देखें फॉर दिस क्वार्टर तो शुड बी द ऑयल एंड गैस सेक्टर। बिकॉज अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर लास्ट YOY में दे हैड ऑलमोस्ट लाइक 10,000 करोड़ ऑफ इन्वेंट्री गेन्स, whereas इस क्वार्टर में बिकॉज आई थिंक क्रूड इज डाउन रफली 5-7%, इट कुड एक्चुअली बी इन्वेंट्री लॉसेज। सो हमारा सेंस है कि ऑयल एंड गैस में एक सेक्टर है जहाँ देयर कुड बी शार्प डिक्लाइंस इन प्रॉफिट्स। एज यू आर मेंशनिंग, फार्मा में स्पेशली द लार्जर वंस, प्राइसिंग प्रेशर स्पेशली इन US should continue. Even in technology, I think this could be the second consecutive quarter where we may see PAT decline. So these are the ones which seem like could get more ज़्यादा जहाँ negative impact आ सकता है। अगर आप देखो तो some of the other sectors में mixed है। While auto in a way has got impacted because of GST, but our sense is, especially I'm speaking more from हमारे portfolio companies में जो हैं उसके उनके लिए, तो अगर आप देखो मारुति, it should still do, the top line growth is still upwards of 10%, so it should still do a double digit kind of a growth. आप Eicher देखिए तो it doesn't get impacted, you will still see a 35-40% PAT growth there. Even अगर आप Bosch देखो, these are the three large companies in our large cap fund. So even Bosch should actually benefit from the BS4 pricing side. So auto should also be fairly okay. Consumer side में while there will be an impact across most companies, again हमारे portfolio companies में जैसे जो हैं उनके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। तो United Spirits should still show you some PAT growth while volume growth may not be there. और अगर आप Britannia देखो तो उसमें भी volume growth will get impacted, so they could be marginally muted to negative. So I think people will generally look at this quarter results from that perspective कि it's a once in a time आपका decadal reform हो रहा है. So people will try to look over these numbers. So even if these numbers come slightly muted or negative, हमारा सेंस है मार्केट विल नॉट ओवर रिएक्ट टू इट। आपके पोर्टफोलियो में लेकिन जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि आपने कुछ एक नाम लिए भी अभी, आयशर जैसे, वो ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार हाई ग्रोथ दिखा रही हैं और इसलिए लगातार ये स्टॉक महंगे हैं और महंगे वैल्यूएशन पे बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ग्रोथ पर कोई ब्रेक लगता है या थोड़ा भी आपको लगता है कि आयशर की अगर बात करें तो ये 35% से हर
महीने ग्रोथ दिखाता था, अगर 35 वाला 25 भी हो गया तो लगता है कि ये स्लो डाउन हो गया, जबकि 25% बहुत बड़ा आंकड़ा है टू व्हीलर के लिए लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिहाज से। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि एक वैल्यूएशन रिस्क ज़रूर है आपकी इस पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी पे? क्या आप कोई बदलाव कर रहे हैं? अगर आप पर्टिकुलरली आइशर का बात कर रहे हैं तो आइशर में ग्रोथ हैज कम डाउन, सो हैज वैल्यूएशंस। तो अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो इट्स बीन कमिंग डाउन एंड इवन इन दिस एनवायरनमेंट अगर आपको टॉप लाइन 25-30% ग्रोथ मिलता है एंड यू आर गेटिंग 40-45% ग्रोथ, तो आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड what could someone be complaining in this. और while what you are saying is right कि इनमें जब भी growth weak हो जाएगा या growth will not be there, these valuations will not sustain. But a lot of people been fearing this for almost 2-3 years, 4 years now. Let there be some signals. Till now we have not seen any signals in terms of some major competitor coming in or their sales coming down very sharply. वैसे signals आने से obviously valuations would be at risk and you will have to then accordingly take a view. But right now we don't see any major problem with it. इनफैक्ट इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो टूट रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं। गृह फाइनेंस देखिए 1.5% गवा चुका है, पूरा 3% नीचे है। गुजरात पीपावाव में प्रेशर आया है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर बीच में काफ़ी एक्शन देखने को मिला था, आपको याद होगा, उनमें भी दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट गृह फाइनेंस पर वागले साहब अगर आप एक तकनीकी कॉल दे सके, 482 पर आया है, क्या संभावना है कि और बिकवाली आएगी? अच्छा, ये स्टॉक्स, ये स्पेस में जो स्टॉक्स है काफी, मतलब इवन एलआईसी में काफी हाई ओपन इंटरेस्ट है और नीचे आ रहा है। ग्रुप फाइनेंस भी मेरे हिसाब से अगर 478 ब्रेक करता है मैं निकलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले इसमें बुलिश व्यू दी थी। मेरा 525-30 तक का व्यू था। मैं 478 के स्टॉप लॉस से वेट करने की सलाह दूंगा और डेफिनेट करेक्शन, कुछ करेक्शन है, शायद और थोड़ा डाउन साइड हो सकता है। ओके, तो ये फिलहाल ग्रो फाइनेंस पे कॉल आ रही है 478, ये स्टॉप लॉस जिस पर आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। इस बीच कोहली साहब आपकी राय लेना चाहेंगे। आईडीएफसी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट दिन के लोज पर आ गए हैं, जिस तरह से लगातार इनकी पिटाई हो रही है तो ऐसा लगता है कि किसी भी ट्रेडर ने अटकलों की वजह से पोजीशन बनाई होगी वो बिल्कुल बेतहाशा निकल भागने की कोशिश में है। क्या ये पूरा जो ढांचा बताया है कंपनी ने वो इतना बुरा है? क्या दिक्कत है आखिर? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते प्रदीप जी कि बुरा है ढांचा, बट कोई भी स्टॉक जब आप लेते हैं तो आप उसमें बहुत सारे स्पेकुलेशन आ जाती है कि इसका ये होने के बाद होगा क्या। तो आई थिंक अभी वो जो क्लैरिटी है वो नहीं है कि फाइनली आम धारणा या अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब आईडीएफसी इसको श्रीराम ट्रांसपोर्ट को ले लेंगे तो वो बैंक बन जाएगा ना। अभी वो बनने के लिए बहुत सारे उनको रेगुलेटरी अप्रूवल्स की ज़रूरत है और बहुत कुछ उन्होंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो जो समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा समय देना चाहिए। तो जिन लोगों ने खाली ट्रेडिंग के लिए लिया था उनका तो ये हाल होना ही चाहिए था। जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, हमने पहले भी बात किया था कि आईडीएफसी अगर बैंक हम ले रहे हैं तो हमें 5 साल का व्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज वो एक दिन में उतना बड़ा बैंक नहीं बन सकता है। कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो जहाँ पे आपको इतने सारे लोगों तक पहुँचना है, ब्रांचेस खोलने हैं, तो वो एक लंबा समय है। और आपको वैल्यूएशन चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक का, तो कोटक महिंद्रा बैंक 25 साल में यहाँ पे पहुँचा है, एक दिन में थोड़ी पहुँचा है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आपका व्यू है 5 साल का तो आप आज भी ये गिरे हुए मार्केट जितना गिर रहा है उतना आपके लिए अच्छा है, आप आईडीएफसी बैंक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 महीने 6 महीने के लिए खेलना है तब आई थिंक आपको इससे दूर रहना चाहिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए राय इस स्पेस पर। आप देखिए कल से ही आईडीएफसी और साथ ही साथ श्रीराम ग्रुप के शेयरों की काफ़ी पिटाई होती दिखाई दे रही है। स्पीच वक्त हो रहा है एसटीबीटी या फिर बीटीएसटी का, और पहले राय लेते हैं अनुज दीक्षित की। अनुज के रेडार पर क्या स्टॉक है? पिरामल एंटरप्राइजेस खरीदने का कॉल इन्होंने दिया है। टारगेट ये दे रहे हैं 2965 का और 2850 पर आप लगाइएगा स्टॉप लॉस। ये अनुज ने फिलहाल आपके लिए निकाला है शेयर। अशोक लेलैंड पर भी एक बाय कॉल है, 110 का टारगेट और 104 के स्टॉप लॉस के लिए आप ये ट्रेड लेंगे।
और वहीं हेमंत कपाड़िया की राय देखिए, टाटा केमिकल पे सेल कॉल है, फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस 651, टारगेट 639 के, और DHFL भी ये शॉर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस 441, टारगेट 429 पे रखेंगे। रजत, आपके कॉल्स? ये मैंने 2 बाई कॉल और एक शॉर्ट कॉल चुना था। बाई कॉल था JSPL में, वो 135 के स्टॉप में 143 से 146 तक उम्मीद करके खरीदारी का सलाह दे रहा हूँ। और टाटा ग्लोबल जो कि अभी 169 रुपया कुछ पैसा है, उसमें 166 रुपया 80 पैसा का स्टॉप में 176 से 78 तक जाने की उम्मीद करके बाई करने का सलाह दे रहा हूँ। और अपोलो टायर्स, इसको मैं सेल करने का सलाह दे रहा हूँ, 258 रुपया 20 पैसा टारगेट होगा, 249 से लेके 246। ये 246 तोड़ने से 243 तक भी जा सकता है। वागले साहब? अक्षर, मेरा एक सेल होगा, एक बाय होगा। मैं पहले सेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है मेरे को, कल शायद लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। STBT के तौर पे मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाऊंगा, 735 के स्टॉप लॉस से बेचिए फॉर अ टारगेट ऑफ 717। और BTST के तौर पे मैं जाऊंगा BPCL के साथ, जिसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, ये बाय करके चले, 668 का स्टॉप लॉस होगा, 687 का टारगेट होगा। ओके, ये फिलहाल ट्रेड एक बाय और एक सेल वाकले साहब कह रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस वाकले साहब हो रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फार्मा कंपनियां फिसल रही है, कल आपको याद होगा टेक्नोलॉजी और फार्मा में काफ़ी तेजी आई थी, इनफैक्ट काफ़ी बिकवाली की पोजीशन शायद कवर होती हुई दिखाई दी होंगी, लेकिन अब प्रेशर आ रहा है। और बिंदो फार्मा, लुपिन जैसे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली बढ़ गई है। डॉक्टर रेड्डीज इनफैक्ट टॉप लूजर्स में शामिल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए सिप्ला में भी 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ, फार्मा कंपनियों में क्या आपको लग रहा है बहुत ही ढीला क्वार्टर रहेगा, या फिर कोई टेक अवे निकलने की बहुत कम संभावना है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इस बारी? ये क्वार्टर तो वीक ही दिख रहा है बिकॉज प्राइसिंग हैड बीन अंडर प्रेशर। तो हमारा सेंस है एटलीस्ट द लार्जर pharma companies should be under pressure, so pricing pressure will be visible, and your margins will also get impacted. So from a quarter perspective, looks weak only. Okay, तो यहाँ पर अभी भी दबाव देखने को मिल सकता है फार्मा कंपनियों के नतीजों में। हालांकि ये स्टॉक्स जिस तरह से बॉटम आउट होने के संकेत दे रहे हैं, कोहली साहब आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेडर्स गलती कर रहे हैं, या उन्हें काफ़ी वाकई में पेशेंस है जो लोग इस लेवल पर खरीदारी करें? क्योंकि काफ़ी स्टॉक देखिए 10% सुधरे हैं, तो बाइंग तो तगड़ी डिलीवरी बेस्ड हुई है, तभी ये सुधार आया है। प्रदीप जी, देखिए कुछ लोग कॉन्ट्रा बाइंग भी करते हैं, तो आई थिंक जिनका ये माइंडसेट होता है कि हम कॉन्ट्रा बाइंग करके और लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डी वो कंपनी ख़त्म हो जाएंगी। आज परेशानी के दौर में जा रही हैं, अर्निंग्स कम हुई हैं, डी रेटिंग अभी ऐसा ज़्यादा बड़ा डी रेटिंग नहीं हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। तो बहुत सारी कंपनियों में इश्यूज जो US FDA को लेकर के चल रहे थे वो कुछ सुधर रहे हैं, कुछ पे काम चल रहा है। तो आई थिंक ये वर्क इन प्रोसेस है। अब ऐसे में लोग अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कॉल लेते हैं, तो कुछ लोगों ने कॉन्ट्रा कॉल लेने की इसमें सोची है। कुछ स्पेशल काउंटर्स लाइक डॉक्टर रेड्डी या सन फार्मा, जहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, इवन लुपिन। तो अगर आप 2 साल का व्यू से ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि लुपिन के लिए 19-20 वुड बी वेरी गुड ईयर्स। तो वहाँ पे कोई तक दिक्कत नहीं है, आज आप खरीदिए और 2019 और 20 के हिसाब से देखिए, तो ये कॉन्ट्रा व्यू हो सकता है। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम जनरल बात करें तो हमारी भी यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को है कि अभी इट इज़ टू अर्ली। अभी इसमें सेक्टर में परेशानियां बनी हुई हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक हैं जहाँ पे कुछ ठीक पॉजिटिव दिख रहा है, जैसे कैडिला की बात करें तो वहाँ पे अप्रूवल्स आ रहे हैं, रेगुलेटरी इश्यूज काफ़ी कम हो गए हैं, पिछले सब सॉल्व हो गए हैं, तो वहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट अदरवाइज जो है वो उसमें थोड़ा लाइट ही रहना चाहिए। ओके, सिद्धार्थ आपसे इजाज़त ले, इसके पहले एक आखिरी सवाल। अगर आप इधर देखें कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर सबसे ज़बरदस्त रिटर्न देने वाले कौन से सेगमेंट रहे, तो यूजुअल सेक्टर्स की तो हमने बात की, लेकिन एक और सेगमेंट अगर हम कहें, हालांकि इसमें कई सेक्टर शामिल हैं, वो है IPOs का। नई लिस्टिंग वाले स्टॉक अगर आप देखें, फिर वो चाहे डी मार्ट हो, चाहे हाल का आप CDSL देखिए,
बहुत ही तगड़े रिटर्न, और एयू फाइनेंस अभी फिर से आया और उसका भी आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस। क्या आप आईपीओज में भी हिस्सा ले रहे हैं या इन हाल की लिस्टिंग्स में कहीं आपने एक्सपोजर लेना शुरू किया है? Some of the companies में हमने लिया है. We have been anchor investors in Avenue Supermart or D-Mart. We've also been anchor investors in AU Financial. But yeah, you're right. I think यहाँ थोड़ा over optimism दिख रहा है. So some of it could be can be explained because companies के history has been fantastic. They've grown very fast. So sometimes some of these companies जहाँ growth बहुत fast है, sometimes valuations always look good. But I think overall, as you were saying, what's happening is कि IPOs में कई ऐसे companies भी हैं जहाँ कोई growth नहीं है, जहाँ और भी बहुत issues हैं, and still valuations are they're just going one way. So I think there is some over optimism or excesses जो IPOs में हो रहे हैं, and one should be cautious. Okay, तो फिलहाल cautious रहने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे इन्वेस्टर की ओर से ये जब बात आती है जिन्होंने IPO के पहले एंकर इन्वेस्टर के तौर पे फंडामेंटली स्टॉक को देखकर पैसा लगाया, तो आपको ज़रूर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आखिर में पूंजी आपकी है और उसको आपको बचाना ज़रूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सिद्धार्थ आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन बाजार अब आखिरी मिनटों की ओर बढ़ते हुए, और इस बीच 9,800 के तो नीचे ही क्लोजिंग होगी पक्का, और निफ्टी बैंक 110 पॉइंट नीचे, मिड कैप 170। इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स आप देखेंगे प्रदीप 1% गवा चुका है, और टेलीकॉम से भी हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता हुआ। रियल एस्टेट पे हमने सुबह से देख रहे थे कि इंडिया बुल्स जैसे काउंटर्स थे जहाँ पर बिकवाली थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो रियल्टी काउंटर्स में बिकवाली बढ़ गई है। वो पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मुझे पता है कि एक डिस्टिंक्ट सेल है आज सुबह से ही। बिकवाली का दबाव हावी, पारसपरा डेवलपर्स 3% नीचे, अंसल प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और इस समय आप देखेंगे नितेश एस्टेट्स, कोल्टे पाटिल, ये काउंटर्स भी पिट रहे हैं। फागले साहब, कोई बिकवाली के कॉल आप DLF HDIL में भी लेना चाहेंगे क्या, जो वायदे में ट्रेड करते हैं? DLF ने एक अहम लेवल ब्रेक किया है इंट्राडे के हिसाब से 200 का, और जब तक ये 200 के नीचे रहेगा, मैं समझता हूँ ये 190 to 190 की तरफ जाने की संभावना है। तो एक 5-6% ट्रेडिंग डाउनसाइड ये सारे स्टॉक्स में मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं करीब 2% की गिरावट आई है, और उसके साथ ही जो वॉल्यूम है करीब 85 लाख शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं जेपी एसोसिएट में, यानी पूरे दिन के वॉल्यूम का तकरीबन 20% ये आया है बिकवाली की तरफ। रजत, ट्रेडर्स इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं इस काउंटर पे, क्या लगता है आपको? देखिए, जेपी एसोसिएट्स आज के दिन चार्ट देख के यही लग रहा है कि इसको और भी नीचे जाना चाहिए। एक बार जो मूव दिखाया था 9 रुपया से लेकर 24 रुपया तक, अभी ये नीचे जाने की तैयारी में है, और कोई कारण से 19 रुपया से 18 रुपया का जो सपोर्ट जोन है वो तोड़ देने से फिर से एक बार ये 16-15 उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई लिया है और उनको नफ़ा है तो उनको वो नफ़ा बुक कर लेना चाहिए, और दूसरों जो ने लंबे अवधि के लिए रखेगा कि कोई और से सोच के रखा है उनके लिए अलग बात है, बट बाकी लोगों को इसमें एक बार नफ़ा उठा लेना चाहिए। डिस्क्लोजर हैज़ इट प्रदीप की मेरे पोर्टफोलियो में भी जो जेपी एसोसिएट्स है मेरा काफ़ी नीचे की लेवल से लिया हुआ है, वो हम अभी तुरंत बेचने वाले नहीं हैं। ओके, तो ये फिलहाल टैक्टिकल सेल या प्रॉफिट बुकिंग की कॉल है जो आपको रजत दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी पोजीशन पॉजिटिव साइड में है, ये डिस्क्लोजर। लेकिन बाजार फिलहाल जब आखिरी मिनटों में हम गिरने वाले शेयर्स की तादाद लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। जेपी के अलावा आप देखिए सास्किन कम्युनिकेशन तेज़ी से गिरते हुए शेयरों में आपको दिखाई देगा। एस, साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पर दबाव अभी बरकरार है और 4.5% नीचे आ गया है। हर्षदा शुरुआत में इस पर नज़र डाल रही थी। श्रीराम सिटी यूनियन 4% नीचे आ चुका है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 5% नीचे आ चुका है। तो ये सारे NBFCs की काफ़ी ज़ोर से पिटाई हुई है आज, साफ तौर पे हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं, इनमें रेमंड करीब 3% के आसपास का नुकसान दिखा रहा है। वॉल्यूम हालांकि आज थोड़े हल्के हैं। रेमंड, रजत कैसा दिखता है आपको? हालांकि ये भी एक क्वाजी रियल एस्टेट स्टॉक है और रियल्टी कमज़ोर है, उसका असर होगा। हाई बीटा भी है,
तो जाहिर है कि मिड कैप में जब करेक्शन आता है तो ये इसकी पिटाई होती है। ये अभी 788 पे है, मैं कहूँगा कि 785 तोड़ देने से फिर ये और वीक हो जाएगा। अभी तो सेल नहीं हुआ है, लेकिन 785 टूट जाने से ये फिर 750 760 इस रेंज के आसपास चला जाएगा। आज जो फॉर्मेशन बना है वो डेफिनेटली एक वीक फॉर्मेशन की इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, एक काउंटर प्रदीप, तेजस नेटवर्क्स ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि 8% नीचे था कार्यक्रम की शुरुआत में और निचले लेवल से यहाँ पर आ रही है खरीदारी। अब सिर्फ 6% नीचे दिखेगा। अब देखिए वो थोड़ा सा अपटिक आता हुआ तो लो से इसमें थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी आती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट CDSL, हुडको जैसे काउंटर्स हैं जहां पर भी हमने देखा थोड़ा सा एक्शन है। ऑटो एंसिलरीज में कुछ काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। लेकिन तेजस नेटवर्क्स, कोहली साहब इस पर स्पेसिफिकली जवाब दीजिए क्योंकि बीते हफ्ते आपको याद होगा भारत नेट 2 की जब घोषणा हुई थी और CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर थी कि 1 लाख ग्राम पंचायतों में भारत नेट 2 सरकार लेकर आएगी। तेजस नेटवर्क्स उस दिन सबसे ज्यादा भागा था। उसके बाद हमने देखा एक करेक्टिव मूव आज आया है, हालांकि ये भी लो से रिकवर हो रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? हर्षदा, हम लोगों ने डिटेल पे काम नहीं किया है तेजस नेटवर्क में, तो फॉर्मल एडवाइस नहीं है। बट जहाँ तक ये एक्साइटमेंट की बात है कि 1 लाख गांव ग्राम पंचायत से इंटरनेट से जोड़े जाएंगे, आई थिंक ये इस तरीके के प्लान हमने बहुत पहले कई बार सुने हैं और कई बार देखे हैं। और ये हो भी जाए, हो सकता है कि अभी अच्छी गवर्नमेंट काम कर रही है तो ये हो सकता है एग्जीक्यूट भी हो जाए, बट इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है। तो जो कंपनी है उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है और इसलिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। ये सेंटिमेंट बूस्ट करने के लिए ये न्यूज़ अच्छी है, बट फंडामेंटली इनका कोई खास मायने नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमने क्योंकि इस पर वैल्यूएशन पे काम नहीं किया है, हम इस पर एडवाइस नहीं कर पाए। ओके, फिलहाल हम आखिरी मिनटों में पहुंचते हुए और इस बीच आप देखिए लिकर स्टॉक्स की तेज़ी से पिटाई हो रही है। तमाम कंपनियों में हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं और अभी हालांकि हमने इस पर खबर सुनी नहीं है। आज एक अहम सुनवाई होने वाली थी अदालत में और इस पर सभी की नज़र थी कि लिकर कंपनियों को राहत मिलती है या नहीं। जिन हाईवेज़ को रिक्लासीफाई कर दिया है राज्य सरकारों ने, उसके ऊपर एक सुनवाई पेंडिंग है, तो उस पर नज़र रखेंगे हम। कल शायद इस पर रिएक्शन आपको होता हुआ दिखाई दे और साथ ही आपको रिएक्शन दिखेगा कल, क्योंकि एसआर स्टील की याचिका पे गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे जेपी इंफ्रा, एमटेक ऑटो, मोनेट इस्पात, भूषण स्टील, इन तमाम शेयरों पे, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ये कहा था कि उन्हें लगता है कि आरबीआई एक निर्देश दे रहा है एनसीएलटी को, जो कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, और वो इससे खुश नहीं थे। तो अब देखना होगा कि अगर कोई भी ऐसा आदेश आता है जो कि एसआर स्टील या इन तमाम कंपनियों के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है उसको अटकाने वाला हो, जैसे कि पिछला ऑर्डर था, अगर वो और भी आगे एक्सटेंड होता रहता है तो ये इन सारे स्टॉक्स के लिए काफ़ी अहम होगा। तो मुझे लगता है कल के मार्केट में अदालतों का एक बड़ा हिस्सा होगा। जी हाँ, काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल आखिरी 30 सेकंड बचे हैं आज के ट्रेड के। 9787 ये लेवल है निफ्टी के लिए। 16 पॉइंट ऊपर हम टिकेंगे तो 9800 पर ज़्यादातर समय हमने बिताया है, लेकिन वहाँ पर टिकने में नाकामयाब साबित हो रहा है बाजार। अब देखिए बैंक निफ्टी और मिड कैप्स, इन्होंने मूड बिगाड़ा है, लेकिन दिग्गजों में काफ़ी एक्शन रहा, खासकर टेक्नोलॉजी काउंटर्स की ओर से उन्होंने काफ़ी मदद की है। यहाँ पर टीसीएस हो, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स हो, विप्रो जैसे काउंटर्स हो, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हो, इन सब में खरीदारी देखने को मिली। और आप देखिए टॉप परफॉर्मर्स में बजाज ऑटो काफी दिनों बाद इस तरह की तेजी दिख रहा है। 2-2.5% का उछाल यहाँ पर बजाज ऑटो में आया है। सुबह से टाटा मोटर्स में भी तेजी थी। ये कुछ काउंटर्स हैं जिन्होंने संभाले रखा और 9785 पर हम निफ्टी को एक पॉजिटिव क्लोज देख रहे हैं, दिखाता हुआ नजर आ रहा है 15 पॉइंट ऊपर, वरना शायद ये भी गेंस हम गवाते आज के सेल ऑफ में। मिड कैप 160 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी में 120 अंकों की गिरावट। 9800 के नीचे की समाप्ति। रजत और बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट से ज्यादा टूटना, अब ये कल के लिए किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है? देखिए, कल के लिए थोड़ा वीकनेस का माहौल तो क्रिएट कर ही दिया है, क्योंकि
का आज एक ब्लैक बॉडी बना है बैंक निफ्टी में, और कल जो था, कल ट्रंकेटेड सेशन था, सेशन में उतना कंसंट्रेट करके ट्रेडर्स काम नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहिए कि कल जो वाइड रेंजिंग बॉडी बैंक निफ्टी ने दिखाया था और उसके बाद में बीच में आके क्लोज करने के बाद में आज के दिन ब्लैक बॉडी दिखा है, ये एक संकेत दे रहा है कि इसमें नीचे की तरफ जाके कंसोलिडेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जब तक 23,000 का लेवल ठीक से टूट नहीं जाता है, मंदी मेरे ख्याल से थोड़ा प्रेमेचर हो जाएगा मंदी की बात सोचना। बैंक निफ्टी में अभी तक उतना वीकनेस दिखा नहीं रहा है, जैसे कि निफ्टी भी मैंने कहा है कि वो 9750 से लेकर 9730 वो रेंज जब तक नहीं टूटता है तब तक उतना नीचे की बात करना नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, लेकिन फ़िलहाल 9,800 के लेवल के हम ऊपर गए और उससे थोड़े नीचे ही आकर बंद हुए हैं। तो निफ्टी के लिए 9,800 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं हुआ और जैसे कि रजत कह रहे थे, उनके टारगेट जो थे 9,830 के आसपास, करीब वहीं से बाजार घूमता हुआ नजर आया। तो कल भी हम नजर रखेंगे, क्या एक बार और कोशिश करेंगे बुल्स इस आंकड़े को पार करने की और 10,000 की ओर जाने की, और क्या होगा 9,800 के उन पुट राइटर्स का जिन्होंने आज बहुत ही मजबूत, बहुत ही बुलंद इरादा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि आखिरी मिनटों में थोड़ी मुनाफा वसूली ज़रूर हुई, खासतौर पे 9700 के पुट राइटर्स तो काफ़ी सारे निकल लिए मुनाफा वसूली करके, ये दिखाई देता है, या पोजीशन काट के जो भी आप कहें। लेकिन 10,000 के कॉल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी आखिर तक बरकरार दिखाई देती है। इसके साथ ही वक्त है फिलहाल हमारे एक्सपर्ट से इजाज़त लेने का। कोहली साहब, रजत और संदीप वागले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं स्टॉक 2020 के रिजल्ट। और हेमंत ने आज बाजी मारी है करीब 2% के रिटर्न के साथ। नीरज की कमाई 1% के आसपास। और कौन से थे वो बल्लेबाज या गेंदबाज, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हेमंत की टीम और सारे बल्लेबाज ही हैं जिन्होंने कमाल दिखाया है। और उगर शुगर और मैकडॉवेल होल्डिंग, राष्ट्रीय शुगर, NIIT, ये तमाम स्टॉक्स जिन्होंने काफ़ी अच्छी कमाई करके दी है। नीरज की टीम पर नजर डालें, यहाँ भी शुगर का बोलबाला है। उसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी काफ़ी अच्छी कमाई करने में कामयाब। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आज के बाजार की चाल का पूरा एनालिसिस एक बार फिर हम आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20 में, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ।